नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने उड़ान योजना का किया शुभारंभ। वीसी के जरिए पिथौरागढ़, मुनस्यारी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा हेली सेवाओं का किया शुभारंभ। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए आवागमन होगा सुगम। सीएम धामी का ऐलान, 101 दिन में होगी 12,000 से ज्यादा पारदर्शी नियुक्तियां। भर्ती परीक्षाओं पर निगरानी समिति बनाने की तैयारी। स्मार्ट मीटर छेड़छाड़ मामला, ऊर्जा निगम के 3 अफसरों पर गिरी गाज। एसडीओ गुलशन बलूनी, एसडीओ अनुभव सैनी और अवर अभियंता अभिषेक निलंबित। राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी पर कांग्रेस का आक्रोश। गांधी पार्क में धसमाना ने दिया धरना। कार्रवाई नहीं होने पर की निंदा। और महानवमी पर देश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। लोहाघाट के रिकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। देव डांगरों ने मंदिर पहुंचकर किया पवित्र स्नान, भक्तों को दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी, अल्मोड़ा, हल्द्वानी हवाई सेवाओं का मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हवाई सेवाओं के शुरू होने से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में आम नागरिकों का आवागमन सुगम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा और मुनस्यारी उत्तराखंड के प्राचीन नगर होने के साथ ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से ये महत्वपूर्ण शहर हैं। ये शहर प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए देश और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हेली सेवा शुरू होने से अब पर्यटक अल्मोड़ा और मुनस्यारी तक और भी आसानी से पहुंच सकेंगे। इन सेवाओं से हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुंचने का समय 3 से 4 घंटे से घटकर महज कुछ मिनटों का रह जाएगा। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम उड़ान योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के साथ साथ हल्द्वानी से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाएंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को इन नई हेली सेवाओं के प्रारंभ होने की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जब छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धूप और गर्मी में बैठे हुए थे, तब वो खुद उनसे मिलने पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान करने की प्रक्रिया शुरू की। सीएम धामी ने कहा कि अब तक प्रदेश में 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से पूरी हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा नकल माफिया को जेल भेजा गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले 101 दिन में 12,000 से ज्यादा नई नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है। कुछ लोगों को जरूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूँकि 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर है और उनका अनुभव युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और त्याग से ही हमारा समाज आगे बढ़ता है। सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में उनके लिए और भी योजनाएं लाई जाएंगी। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में राज्य भर से आए वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने खुद मंच पर बुजुर्गों का अभिवादन किया और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी दी। उनको बोलना एक योगेंद्र सर। मैं आप सभी का आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सभी को शारदीय नवरात्रि की महानवमी की भी शुभकामनाएं देता हूं और मां सिद्धधात्री से प्रार्थना करता हूं कि वे हम सभी पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखें। मंगलौर में स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ के मामले ने ऊर्जा निगम में हड़कंप मचा दिया। इस प्रकरण में निगम प्रबंधन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओ गुलशन बलूनी, एसडीओ अनुभव सैनी और अवर अभियंता अभिषेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि कल ही मंगलौर के मंडावली में श्रीवासु स्टील कंपनी में स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। देर रात तक चली जांच में मामले की गंभीरता को देखते हुए ऊर्जा निगम के डायरेक्टर मदन लाल आर्य ने यह बड़ा फैसला लिया। निगम ने गुलशन बलूनी को रुद्रपुर कार्यालय से अटैच किया है, जबकि अनुभव सैनी को हल्द्वानी अटैच किया गया है। अवर अभियंता अभिषेक को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद ऊर्जा निगम में हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं। चंपावत जिले के स्वाला डेंजर जोन में कल से बंद पड़ा रास्ता आखिरकार 31 घंटे के बाद बुधवार दोपहर को जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने खोल दिया। एनएच खोलने के साथ ही वाहनों का संचालन शुरू हो गया है। इससे फंसे यात्रियों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। हालांकि स्वाला क्षेत्र में खतरा अब भी बरकरार है। जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम अनुराग आर्य के दिशा निर्देशन में तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी और तहसीलदार ईश्वरी राम मौके पर पहुंचे और सड़क पर फंसे यात्रियों को पानी, बिस्किट और नमकीन वितरित किए। डोईवाला के लच्छीवाला नेचर पार्क परिसर में बने सूबे के पहले बटरफ्लाई पार्क को विभागीय उदासीनता का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस तितली पार्क को 2015-16 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया गया था। पार्क के शुरुआती दिनों में यहां 80 प्रजातियों की तितलियां लाई गई थीं। इनकी पुष्टि कीट विशेषज्ञों ने भी की थी। विभाग की योजना थी कि नेचर पार्क आने वाले पर्यटक तितली पार्क का भी आनंद उठाएं और पर्यटन को बढ़ावा मिले। लेकिन अब हालात ये हैं कि पार्क पिछले 6 साल से बंद पड़ा है और गेट पर ताला लटका हुआ है। अनुमानित 40 से 50 लाख रुपए की लागत से तैयार ये पार्क अब उपेक्षा का शिकार बन चुका है। स्थानीय लोग और पर्यटक बार बार मांग कर रहे हैं कि पार्क को फिर से खोला जाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं और इसे जल्द से जल्द पर्यटकों के लिए सुचारू रूप से खोला जाना चाहिए। तितली पार्क और हर्बल गार्डन है यहाँ पर और हमने हमारे उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है जिसके बारे में, और जल्द से जल्द इसे दोबारा से सुचारू किया जाएगा। तो आप मान के चलिए शायद दिसंबर तक हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसे नए स्वरूप में लाकर लोगों के लिए खोल दें। 16 में जहाँ तक कि मुझे याद है कि आदरणीय हरीश रावत जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो लच्छीवाला में उत्तराखंड प्रदेश का पहला बटरफ्लाई गार्डन और हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया था। हम सब लोग उस समय मौजूद थे और जनता में, डोईवाला क्षेत्र की जनता में भी खुशी थी कि एक बटरफ्लाई गार्डन, एक नया स्पॉट डोईवाला को मिल रहा है। तितलियां कई तरीके की वहां थी और जड़ी बूटियां भी कई उस क्षेत्र में थी।
तो मगर जैसे ही 2016 के बाद 17 में और आने वाले समय में जो सरकारें बदली और उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफी समय से वो पार्क बंद पड़ा है। इस वक्त जो है हम मौजूद है लच्छीवाला के जो बटरफ्लाई पार्क है वहाँ पर। और आपको बता दें कि बस 2015-16 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। लगभग लच्छीवाला के अंदर 5 हेक्टेयर भूमि में निर्मित जो है ये बटरफ्लाई पार्क पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने और तितलियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, क्योंकि तितली जो है एक खूबसूरत कीट होता है, पर्यटक जो है लच्छीवाला में आए और इस ओर आकर्षित हो, उसके लिए पार्क का निर्माण किया गया था। पर दुर्भाग्य है कि यह पार्क अपने ही संरक्षण की आज बाट जोता हुआ नजर आ रहा है। विभाग की लापरवाही और आला अधिकारियों की इस ओर ध्यान न देने के कारण यह पार्क आज इस हालत में है। बद से बदतर इसकी हालत जो है देखी जा रही है। लगभग 6 वर्षों से यह पार्क जो है ऐसी ही हालत में है और यहाँ पर पर्यटक आना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब आला अधिकारी का ध्यान इस ओर जाता है और यह पार्क जो है इसका पुनः जीर्णोद्धार होता है। फिलहाल जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। चंपावत जिले की ग्रामीण सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इन मार्गों की दयनीय स्थिति लोगों को दुर्घटनाओं के लिए मजबूर कर रही है। इसी कड़ी में लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र का चोमेल रेगड़ू मोटर मार्ग सड़क के बजाय खंडंजे में तब्दील हो चुका है। ग्रामीण और वाहन चालक जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। चोमेल क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह बिष्ट का कहना है कि इस मोटर मार्ग से डामर पूरी तरह से उखड़ चुका है। सड़क रोखड़ में बदल गई है। आए दिन वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। दोपहिया चालकों के गिरकर घायल होने की घटनाएं आम हो चली हैं। रेगड़ू की सड़क है, ये लगभग आज से 6-7 साल पहले बनी हुई है, लेकिन तब से लेकर अभी तक इसमें कोई भी डामरीकरण का कार्य अभी तक नहीं हुआ है और ना ही कोई पेच वर्क हुआ। आप पूरी रोड की हालत देख सकते हैं। ये चौमेल वल्स वाली रोड से होते हुए लिंक है जो रेगड़ू को जोड़ती है। उसमें आप देख सकते हैं कि अगर एक जगह भी आपको रोड की सही स्थिति दिखेगी तो आप मौके पे आकर देख सकते हैं। वहाँ पर एक जगह भी आप अगर रोड को सही हालत में देख, कई जगह तो ना कम से कम 90% रोड जो जामर है वो रोड में है ही नहीं, खाली छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ हिस्सों में रहा है कई जगहों पे। और कई जगहों पे ऐसा है कि पूरी नालियाँ बन गई हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून के क्रॉसिंग स्थित दुर्गा माता मंदिर में महानवमी का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और मंदिर प्रांगण में भक्ति का विशेष माहौल बना रहा। महोत्सव का आयोजन श्री राम सेना द्वारा किया जा रहा है। संगठन के अध्यक्ष दिनेश मल्होत्रा ने बताया कि दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत यहां वर्ष 1997 में हुई थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान इसका आयोजन बंद हो गया। इसके बाद वर्ष 2023 से श्री राम सेना ने इस परंपरा को फिर से जीवंत किया और अब लगातार तीसरे वर्ष उत्सव बड़े स्तर पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्री गणेश जोशी भी माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये दुर्गा पूजा महोत्सव जो हो रहा है 1997 में शुरू हुआ था यहाँ पर। उस समय हम लोग युवावस्था में थे और हम इसके सदस्य भी रहे। उसके बाद 2020 में कोरोना काल में ये पूजा बंद हो चुकी थी। 2023 में हम लोगों ने, संगठन के लोगों ने मिलकर यहाँ पर पूजा शुरू की है और ये तीसरा वर्ष है। श्री राम सेना समिति तीसरा वर्ष है जो यहाँ पर पूजा का आयोजन करा रही है और समस्त क्षेत्र के लोगों का इतना उत्साह है यहाँ पर और क्षेत्र के लोगों को इतना सहयोग मिल रहा है कि मैं आपको इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। यहाँ पर लोग बहुत खुश हैं हमसे। ये जो दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है श्री राम सेना समिति द्वारा किया जा रहा है। श्री राम सेना समिति जो है ये देहरादून के क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में जुटी हुई है। तो पिछले 3 वर्षों से श्री राम सेना समिति द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारी लोकल जितनी भी पब्लिक है सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और ये जो दुर्गा पूजा है 1997 से निरंतर जारी है। यहाँ पर नव दुर्गा पूजन का बहुत ही भव्य आयोजन कर रखा है। ये जो है राम सेना द्वारा बहुत ही भव्य प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं जैसे कि। और राम सेना जो है
सनातन धर्म को एक करने के लिए लगे हमेशा। ये बेचारे लगे हैं रात दिन, कुछ नहीं देखते हैं, सारा अपने पूरी व्यवस्था से लेके पूरे सब कुछ करते हैं। और इनका जो है कम से कम ये जो 3 साल से लगातार प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे पंडाल हर साल लगा रहता है और यहाँ दुर्गा पूजन वगैरह होता है और इस मंदिर का पुजारी जो मैं हूँ और सारा हुआ मेरे उसमें है और इस वजह से मैं इसको निभाता हूँ और अच्छी तरह से भगवान का स्मरण होता है और भक्तिपूर्ण से ही इसका दसवीं में दशहरे के दिन इसको विसर्जन किया जाता है। कहते हैं कला अपनी प्रतिभा का पहचान करवाकर मानती है। ऐसा ही कुछ हल्द्वानी के नवाबी रोड के रहने वाले 17 साल के शौर्य शाह गंगोला ने किया, जो पिछले कई साल से दशहरे के लिए रावण का पुतला खुद घर पर तैयार करते हैं। शौर्य की अद्भुत कला को देख पूरे क्षेत्र के लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि रावण के बेहद आकर्षक और आधुनिक तरीकों से पुतले तैयार करना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लेकिन शौर्य कक्षा 6 से रावण के पुतले तैयार कर रहे हैं। छात्र का कहना है कि उनका पुतला तैयार करने का कला उनके बड़े बुजुर्गों से मिली है, क्योंकि वो भी अल्मोड़ा की प्रसिद्ध रामलीला में विश्व प्रसिद्ध पुतले के कारीगर हैं। लिहाजा कक्षा 6 से शौर्य भी हल्द्वानी में रहकर यहां अपने मोहल्ले वालों के लिए रावण के पुतले तैयार कर दशहरे के दिन उसे दहन करते हैं। जी, मैं 6 सालों से रावण का पुतला बना रहा हूँ। ये दशहरे में हम हर साल बनाता हूँ, मैं अकेला ही बनाता हूँ। इस साल हमने गाड़ी वाला कर रहा है, थोड़ा घुमाएंगे इसको हम, मतलब पूरे चौराहे से यहाँ से लेकर गली में घुमाएंगे पूरा। इस बार गाड़ी बन रही है। ये प्रेरणा मेरे को अल्मोड़ा से मिली है। अल्मोड़ा में मेरे चाचा लोग भी बनाते हैं पुतला, तो वहीं से मेरे को हुआ कि अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा शो करा जाए और थोड़ा पुतला वगैरह बनाया जाए। मैं ये रावण का पुतला बना रहा हूँ, जो कि हमें दशहरा में हम जलाया जाता है हमेशा, अच्छाई की बुराई पे जीत होती है। तो वही पुतला मैं 6 सालों से बना रहा हूँ करीब। तो पहले तो छोटे से शुरू किया था, पहले ये गाड़ी भी नहीं थी। इस साल हमने गाड़ी वाला करा है, तो वही पुतला बना रहे हैं हम। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सीने पर गोली मारकर हत्या की धमकी देने वाले भारतीय जनता पार्टी केरल के नेता पिंटू के हिंसक बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की चुप्पी के खिलाफ आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस जन के साथ 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान सूर्यकांत ने कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग इस देश में लगातार हिंसक वारदात कर रहे हैं, लगातार हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लोगों को आपस में धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर विभाजित कर रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता लाइव टीवी डिबेट में हमारे राष्ट्रीय नेता के सीने में गोली मारने की घोषणा करता है, इतना समय बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लोकसभा के नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी के उनकी हत्या करने की धमकी लाइव टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता घोषणा करता है कि सीने में गोली मारी जाएगी राहुल गांधी के। और अब तक इतना समय बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई निंदा, कोई किसी प्रकार का खंडन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया। एक राहुल गांधी जी की रैली में, राहुल गांधी जी के रैली स्थल छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ही टूल किट का एक हिस्सा, जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, वो मंच पे चढ़ करके गाली दे देता है मोदी जी को, तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के दफ्तरों पे हमला करते हैं। लेकिन उनका एक प्रवक्ता बाकायदा राहुल गांधी जी को गोली मारने की बात करता है, उनके सीने पर गोली मारने की बात करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऊपर से लेकर के नीचे तक न तो उसकी निंदा करता है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। वन्य प्राणियों और वनों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर बुधवार से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी सप्ताह की शुरुआत हो गई। इस मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में जागरूकता और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली और हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सीटीआर परिसर में हुई, जहां निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला ने वन्य प्राणी सप्ताह के महत्व और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी दी। इसके बाद विधायक दीवान सिंह बिष्ट और कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर वन्य जीव बचाओ, पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया।
अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है उसको वाइल्ड लाइफ वीक की तरह मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत हमेशा की तरह कॉर्पोरेट में इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें सब तबके जहाँ के बच्चे हैं उनको लेके और जो बड़े लोग हैं उनको भी सबको इसमें सम्मिलित किया जाता है। बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो अवेयरनेस है उसको फैलाना, ये हमारा मेन इसका उद्देश्य रहता है। इसके अंतर्गत आज इसकी शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर 2 तरह की आज हमें मेन एक्टिविटी रखी है। बच्चों की प्रभात फेरी जो है वो निकल रही है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मैसेज लेके, और एक साइकिल रैली की भी यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग चंपावत के स्वाला डेंजर जोन में भारी मलबा आने से यातायात बंद है। 24 घंटे बीतने के बाद भी सड़क नहीं खोली जा सकी है। फंसे यात्रियों को स्वाला डेंजर जोन पैदल पार कराकर ट्रांसफर किया गया। प्रशासन ने छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की। स्वाला डेंजर जोन में लगातार पानी रिसने से सड़क धंस रही है, जिससे वाहनों का संचालन जोखिम भरा हो रहा है। एनएच की मशीनें सड़क सुधार करने में जुटी हुई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निरीक्षण कर जल्द सड़क खोलने के निर्देश दिए। लोहाघाट क्षेत्र में अष्टमी पर्व को काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही क्षेत्र के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रखी। शाम को 12 गांव के देव डांगर ढोल नगाड़ों के साथ लोहाघाट के प्रमुख आस्था के केंद्र रिकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। यहां देव डांगरों द्वारा भक्तों को आशीर्वाद देते हुए लोहावती के पवित्र संगम में स्नान किया गया। देव डांगरों का आशीर्वाद लेने सैकड़ों की तादाद में भक्त रिकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे थे। भक्तों के द्वारा देव डांगरों में अक्षत और पुष्प की वर्षा की गई। इससे पहले सिरमौली गांव के देव डांगर रिकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। इसके बाद रायकोट, रायनगर चौड़ी, बिसंग, कलीगांव, ईराकोट, भूमलाई के देव डांगरों ने मंदिर पहुंचकर पवित्र स्नान किया और भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया। हल्द्वानी की प्रसिद्ध ऊंचा पुल स्थित रामलीला में बीती रात शूर्पणखा का मंचन किया गया। रामलीला मैदान में जब शूर्पणखा का प्रवेश हुआ तो दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का स्वागत किया। मंच पर शूर्पणखा का पात्र निभाने वाले कलाकार ने अपने दमदार संवादों और हाव भाव से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथानक में दिखाया गया कि कैसे शूर्पणखा श्रीराम से विवाह का प्रस्ताव रखती है और अस्वीकार होने पर लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटी जाती है। इस दृश्य के मंचन पर दर्शकों ने खूब सराहना की। प्रथम वर्ष मैंने सीता की सखी का पाठ खेला था, फिर मैंने शत्रुघ्न का पाठ खेला, फिर मैंने मकरध्वज का पाठ खेला, उसके बाद मैंने छोटे हनुमान का पाठ खेला, उसके बाद खरदूषण में, और उसके बाद जाके मैंने रावण का विनय निभाते हुए मुझे यहाँ करीब 12-13 साल हो चुके हैं। और इस पे ये मैं यही कहना चाहूंगा कि असत्य पे सत्य की जीत होती है और रामचंद्र जी की जय होती है। यही सभी प्रदेशवासियों के लिए मेरा संदेश है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।